सो हेलो गाइस, और मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे अगस्त मंथ का तीसरा वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर हाँ आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो वहां जा करके आप इन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आप रिविजन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को हर साल विश्व स्तर पर ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। सिंपल सा याद रख लो, 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर अभी किसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएस मुंदड़ा को। आप जानते हो एसएस मुंदड़ा आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। ये यहाँ पे एसएस का मतलब होता है सुभाष श्योरण, और इन्हीं को भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष कुमार भनवाला ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अभी दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। फिर अभी किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा गगन अरोड़ा ने। तो अभी गगन अरोड़ा को इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं गगन अरोड़ा। बाकी सुदर्शन साहू अभी धर्म पद पुरस्कार मिला था इनको। एक अर्चना सोरेन का नाम याद रखो, क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए इनको चुना गया था। और रतन लाल जी इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। फिर एक गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम किनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा एक तो अरुण जेटली और एक सुषमा स्वराज। तो अभी गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। तो इनकम टैक्स सर्किल में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसे तो अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंजलि चौराहे पर एक और फ्लाईओवर बन रहा है जिसे सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इनके अलावा रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। अरुण जेटली जी से आपको कुछ पॉइंट्स याद आते होंगे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा था, फरीदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अलावा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पॉइंट बताता हूँ, अरुण जेटली जी के नाम पे राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना भी शुरू की गई है। और सुषमा स्वराज जी से याद रख सकते हो आप, हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम रखा था इनके नाम पे। फिर है हाल ही में जारी अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे कौन सा राज्य रहा था? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है और उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा है। अमृत मतलब हो गया अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जलापूर्ति करना और शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और हरित स्थानों में सुधार करना। फर्स्ट पे उड़ीसा, सेकंड पे रहा है चंडीगढ़ और तीसरे पे रहा है तेलंगाना। यह अमृत योजना 2015 में मोदी जी ने इसको शुरू किया था। बात उड़ीसा की है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी मोहम्मद रफीक। उसके अलावा आप याद रख सकते हो, अभी उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया था। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था ये। और अभी उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल को भी शुरू किया था। एक बलराम योजना भी शुरू की थी भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। 2-3 पॉइंट आपको और बताऊं तो याद रखो आप, अभी जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। और वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला है, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। उड़ीसा में आपको भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम मिलेगा जिसका नाम है हीराकुद डैम, महानदी के ऊपर बना है ये। तो इतना आप याद रखो उड़ीसा से। फिर अभी दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे के साथ।
तो अभी दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर के निर्माण के लिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते में 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर को हवा को शुद्ध करने के लिए कई एयर प्यूरिफायर के साथ लगाया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपको बता दूं, अभी इसने ध्रुव चिप को डेवलप किया था, क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया था और आयुष सिंक नाम से डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया था। बाकी और आईआईटीज के बारे में भी आपको बता देता हूं। चलो, आईआईटी कानपुर अभी स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को इसने डेवलप किया था। शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस भी बनाया था इसने और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी डेवलप किया था। बाकी आईआईटी मद्रास अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। और एचआरडी मंत्रालय, अभी तो आप जानते हो एचआरडी मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है, मतलब इसका नाम चेंज हो गया। लेकिन अब कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी किया था, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे था। और पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी डेवलप किया है इसने, जिसका नाम क्या है, मेडिकैब। आईआईटी दिल्ली क्यों न्यूज में था? एक तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की है, कोरोश्योर नाम से कोपाल 19 एप्लीकेशन डेवलप किया, प्रकृति नाम से डैशबोर्ड तैयार किया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए, और एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी बनाया था। तो इन सब कारण से ये आईआईटीज अभी न्यूज में थे। फिर अभी किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। केजीसी कार्ड मतलब हो गया किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये कार्ड मुख्य रूप से आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस कार्ड पे 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा और आर्म्ड फोर्सेस के जवान इस कार्ड का इस्तेमाल कृषि कार्य से जुड़ी जरूरतों के लिए फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे। बाकी फेम पे अभी आपको याद होगा, भारत का पहला नंबरलेस कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था नाबालिगों के लिए, टीनेजर्स के लिए। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने अभी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA इसको लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था। एचडीएफसी की बात कर लेंगे। एचडीएफसी मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1994 में स्थापना हुई और इसके आप जानते हो नए बन गए एमडी सीईओ, क्या नाम है, शशिधर जगदीशन। ये नाम आपको याद रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कुछ और पॉइंट्स बताऊं आपको क्या एचडीएफसी से, तो सुनो। इसने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, एक समर ट्रीट्स अभियान भी इसने शुरू किया था और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको रीअपॉइंट किया गया, क्या नाम है उनका, केजाद भरूचा। एक जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की है। तो इतने पॉइंट्स आपको एचडीएफसी से याद रखने हैं जो भी करंट अफेयर्स में थे। फिर है भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सार्थक। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है सार्थक, इसको लॉन्च किया गया है। इसे किसने बनाया? गोवा शिप यार्ड ने स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया, इसको बनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो प्योरली डायमंड्स के अनुसार हो ची मिन्ह ये वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है जो कि दुनिया में किराए पर घर लेने के मामले में सबसे सस्ता शहर है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि न्यूयॉर्क दुनिया में किराए के लिए सबसे महंगा शहर है, जबकि हमारी जो कैपिटल है दिल्ली वो दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता शहर है किराए से घर लेने के मामले में। दिल्ली के बाद आता है चेन्नई। फिर अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये तो आप सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। धोनी के बारे में आपको बता दूं, ये पहले ही 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ये दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपने कप्तानी में टीम को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई है, 2007 में, 2011 में और 2013 में। अच्छा बताओ ये आईपीएल में किस टीम के कप्तान हैं? चेन्नई सुपर किंग के। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो है, आप देखिएगा, सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके बन सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से। तो अभी ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं यहां से प्रश्न आपके बन जाए एक आध एग्जाम में। तो आप रिस्क मत लेना, उस वीडियो को देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा।
फिर है हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? तो आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया है और इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रहा और तीसरे नंबर पे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर कौन है? नजमा हेपतुल्ला है और ये गवर्नर हैं किस राज्य की? मणिपुर की। फिर अभी केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप पे रहा कौन? पंजाब। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन कौन सा राज्य कितना अच्छा कर पा रहा है उस हिसाब से रैंकिंग जारी की है और उसमें पंजाब टॉप पे रहा है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी थी कौन? विनी महाजन, ये आप याद रखना। फिर गो एयर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कौशिक खोना को। तो गो एयर इन्होंने कौशिक खोना को अपना नया CEO नियुक्त किया है। अच्छा, ये किनका स्थान लेंगे? विनय दुबे का। बाकी विनी महाजन मैंने आपको बताया पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने और कार्मेन रेनहार्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है वर्ल्ड बैंक की। गो एयर का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर अभी राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लस्सी। लस्सी ये राधा भाटिया के द्वारा लिखी गई बुक है जिसने 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता है। राधा भाटिया ये अपनी इस किताब के जरिए आज के युवाओं को, आज के यूथ को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती है। कुछ और बुक्स के बारे में जान लो। उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी है? RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये तो, और इन्होंने बुक लिखी है अभी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर अभी किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया है। तो इसमें मॉडर्न टेक्निक के उपयोग से डॉल्फिन और उसके जलीय निवास स्थान का संरक्षण शामिल है। तो इसमें मॉडर्न टेक्निक के उपयोग से डॉल्फिन और उसके जलीय निवास स्थान का संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की थी। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर तो आप जानते ही हो, कृषि मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र मोरेना मध्य प्रदेश है। अभी इन्होंने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं ये हमारे। चांदनी चौक दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम नाम से ही मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। प्रहलाद जोशी तो कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था इन्होंने। फिर किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति को। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है ये सुधा मूर्ति, जिनको अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और भी लोगों को पुरस्कार मिला है जिनके नामों की लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, सुधा मूर्ति से एक बुक का नाम आपको जरूर याद आता होगा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है इसी साल, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर, याद आया। बाकी राधा भाटिया अभी हमने पढ़ा है, इनकी एक बुक है लस्सी जिसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। सोमा मोंडल ये तो सेल की अध्यक्ष बनी है और दिलीप ओमान इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। फिर एक कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब्राहम अकॉर्ड ये इजराइल और UAE के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। तो इस समझौते के अनुसार इजराइल फलस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है और यूनाइटेड अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता भी देगा। तो इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात पहला फारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश होगा।
और इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको यहीं मिलेगा, दुबई यूएई में। फिर एक कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वीके पॉल को। तो अभी नीति आयोग के सदस्य हैं ये डॉक्टर वीके पॉल, और इन्हीं को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष कुमार भनवाला हमने पढ़ा है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने, और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे, और हरदयाल प्रसाद ये पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने। फिर अभी कोरोना कविता काल ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। मिजोरम के गवर्नर हैं ये पीएस श्रीधरन पिल्लई, और अभी इनके द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह है ये कोरोना कविता काल, और इसको किसने लॉन्च किया? मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। और इनकी 2 और किताबें हैं, रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक्स द गवर्नर, जिन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा ने रिलीज किया है। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे, इनकी एक बुक तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या नाम है उसका? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अभी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको लिखा है सीएवी पट्टाभी राम ने। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी अभी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है सियासत में सदस्यता, जिसे लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने। फिर है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा हरभजन सिंह। तो इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है ये ई बाइक गो, जिसने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो ई बाइक गो है ये अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करती है। सोनू सूद अभी इन्होंने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और सौरव गांगुली जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये सुनील छेत्री के साथ मिलकर के। और मैंने आपको हमेशा बताया है एक जेएसडब्ल्यू स्टील के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कौन? ऋषभ पंत, वो भी याद रखो। फिर अभी किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने सरकारी स्कूलों के जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्मार्टफोन योजना शुरू की है, और इस योजना का पूरा नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। फिर है भारत सरकार ने कब तक 0 सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है, इन्होंने कहा है कि भारत 2030 तक 0 सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इस अभियान के लिए 7-7 हजार करोड़ रुपए भी भुगतान करेंगे। अच्छा, 2030 से आपको क्या याद आता है? भारत ने कहा है कि जितनी भी बिजली बनती है उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा 2030 तक। उसके अलावा भारतीय रेलवे अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा, विद्युतीकृत कर लेगा 2030 तक। तो इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करते हुए, एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप देखोगे आप क्वेश्चन तो 10 पढ़ रहे होंगे, लेकिन याद आपने 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर इसी तरह से आप पढ़ते हुए चलोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, और ज्यादा समय तक चीजें आपके माइंड में रिटेन रहेगी। फिर अभी किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो आंसर होगा जादवपुर विश्वविद्यालय। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में, और इसके स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं, और ये मास्क पहनने वाले व्यक्ति के आसपास किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। एक्चुअली में मास्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आसपास आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। फिर अभी किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नाम से एक अभियान को शुरू किया। तो इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर ग्राहक के द्वारा अपने रुपए कार्ड को चालू करने के लिए और अपने पहले लेन देन यानी कि अपने पहले ट्रांजैक्शन करने पर पंजाब नेशनल बैंक उनकी ओर से प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 रुपए की राशि को डोनेट करेगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा इसका, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बने थे एस मल्लिकार्जुन राव। फिर अभी किस संगठन ने पायलट रहित
हवाई विमान और अनमेन्ड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। तो भारत में सबसे बड़ी रक्षा, खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता है ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और इसने पायलट रहित विमान और ड्रोन के विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। फिर एक किसने पहली पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्ट लेस पेटीएम के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जिसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल को लॉन्च किया है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। फिर अभी किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसे अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हर भारतीय को आधार कार्ड के जैसा एक आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति होगी और उपचार और परीक्षण के बारे में सभी जानकारियां होगी। इसका उद्देश्य यही है, एक राष्ट्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। और अभी हमने पढ़ा भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन और एक प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की है। बाकी प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। सत्यभामा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, और बाकी इनके बारे में तो मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किसने एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। अभी डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है और इसे अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली में तैनात किया गया था। ये जो सिस्टम है ना, ये ड्रोन की हलचल को पकड़ सकता है और उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तक ही जाम कर सकता है, और ये सिस्टम लेजर को यूज करके 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी नीचे ला सकता है। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई, नासा की भी 1958 में हुई है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी, और जो इसकी मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर है WHO की मुख्य वैज्ञानिक का यानी कि चीफ साइंटिस्ट का नाम क्या है, जिन्हें अभी तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं ये सौम्या स्वामीनाथन, जिनको अभी तमिलनाडु के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? एक्चुअली में ये पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। बाकी गगन अरोड़ा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था अभी इन्होंने। सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था, और कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था। फिर एक किसने F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं, लेकिन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ये रेस जीत ली है। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे, जो कि खुद तो नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। और वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पे रहे, ये खुद फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी रेस हुई है उसका मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। हमने देखा था ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स सबसे पहले हुई थी, वोल्टेरी बोटास ने उसको जीता था। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हुई, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, और ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इन सबको जीता लुइस हैमिल्टन ने। एक और बीच में हुई थी F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, वो भी याद रखना। फिर है हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। किसने की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। तो इसमें 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि सोलर एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके पीछे का जो विजन है वो ये है, द सन नेवर सेट्स, मतलब सूरज कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि 140 देश इससे जुड़ेंगे। तो किसी एक देश में अगर सूरज अस्त हो रहा होगा, रात हो रही होगी, तो किसी न किसी देश में तो सनराइज हो रहा होगा ना, सूरज उग रहा होगा ना। तो मतलब बिजली हमेशा बनती रहेगी, एनर्जी हमेशा बनती रहेगी। अच्छा, हमारे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? RK सिंह है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने येलो चेन केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो अभी नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने राज्य की जनता को अपने स्थानों से उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट करने के लिए येलो चेन नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और कैपिटल यहाँ की कोहिमा है। गवर्नर हैं RN रवि। आपको याद होगा नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। फिर अभी आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो इस अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य है लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना और रोगों को रोकने के लिए अलग अलग आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब ओवरऑल मकसद इसका यही है, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक है। नॉर्थ गोवा इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर अभी भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। और किस नदी पे बना रहा है? ईजई नदी पे, और इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। और ये यूरोप में मोंटेनेग्रो में स्थित 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका वायाडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 139 मीटर है। और इसे बनाने में 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 2022 मार्च तक बन जाएगा। अच्छा, भारतीय रेलवे से बात करेंगे। हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछा जाएगा तो जॉन मथाई आंसर कर देना। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। अच्छा, भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवाऊं क्या? हर बार मैं रिवाइज कराता हूं, चलो कोई नहीं, इस बार और करवा देते हैं आपको रिवाइज। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब दो आप मेरे कि भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा? कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का, विद्युतीकृत का। और अभी भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का भी संचालन किया था। आपको याद होगा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है अंजी खड ब्रिज। और ये कटरा रियासी को आपस में जोड़ेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। और सबसे लंबी अभी रेलगाड़ी भी चलाई थी, जिसका नाम है शेषनाग, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर, नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी ये। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी भारत में चली थी पहली बार, पालमपुर और बोटाड के बीच में, गुजरात में ये। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है अभी, कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में, 1400 मीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा याद रखना 2023 तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राजधानियों को आपस में रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कि अभी किसे BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राकेश अस्थाना को। अभी आपको याद होगा ITBP के जो डायरेक्टर जनरल हैं SS देशवाल, उन्हीं के पास BSF का एडिशनल चार्जेस है। तो अब राकेश अस्थाना, जो वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के चीफ हैं, और इनके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस भी है। और अब यही BSF के नए डायरेक्टर जनरल भी बन जाएंगे। इसके अलावा दो नए अपॉइंटमेंट मैंने आपको और बताए थे। VSK कोमुदी, इन्हें अभी गृह मंत्रालय में विशेष सचिव बनाया गया है। और जावेद अख्तर, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। ये जावेद अख्तर वो बॉलीवुड वाले जावेद अख्तर नहीं है ना? बाकी विनी महाजन की बात करेंगे तो पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी ये। BSF की बात कर ले। अच्छा, BSF जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर पर रक्षा करती है, ये भी याद रखना। स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर अभी किसके नाम पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा जाएगा? तो आंसर होगा अटल बिहारी जी के नाम पे। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जो दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई थी अभी 16 अगस्त को, तो उसी दिन उन्होंने कहा है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। और अटल जी का जो जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, उस दिन हम याद रखना सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है, ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। अच्छा, अटल जी के नाम पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम अभी न्यूज में रहे थे, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। एक तो आपको याद होगा अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर का जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा है, अटल चौक। हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा है। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम का नाम अटल जी के नाम पे रखा है। और लखनऊ का ही हजरतगंज चौक, उसका नाम अटल चौक रखा है। उसी तरह से गुजरात का साबरमती घाट का नाम भी अटल घाट रखा गया था।
तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है अटल जी के नाम पे, ये आप याद रखना जो भी न्यूज में थे लेटेस्ट। उसके अलावा लालजी दास टंडन, अभी ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट है, लखनऊ में जो चौक चौराया है उसका नाम लालजी दास टंडन चौराया रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद होगा इजराइल की एक तेल अवीव सड़क है, उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक तो जम्मू कश्मीर की चेनानी नासिरी सुरंग का नाम इनके नाम पे रखा गया, एक कलकत्ता बंदरगाह का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए जो भी नेम चेंज को लेकर बने थे, ये याद रखना आप। फिर अभी किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा अर्जुन सुब्रमण्यम ने। तो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं ये अर्जुन सुब्रमण्यम, और इन्होंने ही फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020 नाम की बुक को लिखा है। और इस बुक में सभी प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में बताया है जिन्हें सशस्त्र बलों के द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अंजाम दिया गया। बाकी श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं, और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है कोरोना कविता काल, और जिसको लॉन्च किया था मिजोरम के ही मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। दलाई लामा, अभी इन्होंने भी आवर ओनली होम नाम की बुक लिखी थी। और इनसे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो। क्या था प्रश्न? इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी कुछ समय पहले जिसका नाम था हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। प्रश्न ये है कि ये जो इनके ऊपर बुक लिखी, इनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो, इसको लिखा किसने है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो बताओ किसने लिखा है। बाकी नीना रॉय की बात करेंगे तो इन्होंने अभी एक बुक लिखी है अमेजिंग अयोध्या नाम से। फिर एक किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नाम से छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है, और ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस के कारण स्कूल वगैरह बंद होने पर अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में समुदाय की मदद से स्टडी करने में सक्षम बनाएगी। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3 और योजनाएं शुरू की थी। एक तो थी बुलटू के बोल, इसमें ब्लूटूथ के माध्यम से छात्रों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उसके अलावा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की थी, लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी इसमें। और राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी थी, कम रेट में लोगों को पैथोलॉजी और दूसरे परीक्षण सुविधाएं देने के लिए थी। ये बात छत्तीसगढ़ की है तो कैपिटल रायपुर है, और अब भी हमने बताया आपको कि जो नया रायपुर है उसका नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल है, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो PR रामचंद्रन मेनन है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका अभी निधन हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे बताना है, ये हम क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई तुहार पारा योजना, और इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था जिसका नाम क्या है? पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल। तो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू हुई, और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और यहाँ के पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना भी शुरू की थी। फिर के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा GP गर्ग को। तो अभी सेबी ने GP गर्ग को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। बाकी गिरीश चंद्र मुर्मू अभी 14वें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने। मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, और प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष है ना, उनका अभी जो कार्यकाल है वो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? अजय त्यागी है। फिर है अभी IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिल गई है? तो आंसर होगा ड्रीम 11 को। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, इस साल के लिए IPL 2020 जो इसका 13वां संस्करण है, तो उसमें BCCI ने वीवो के साथ जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी उसको खत्म कर दिया इस साल के लिए। तो अब ड्रीम 11 होगी IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सर, और इसने 222 करोड़ रुपए में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूं। अभी आइनॉक्स ग्रुप ये
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को स्पॉन्सर करेगा, ये पॉइंट भी याद रखना। ड्रीम 11 ये ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी याद रख लो, MS धोनी है। अच्छा, इस बार हमने कहा IPL 2020 जो इसका 13वां एडिशन है, ये भी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ पे होगा, ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर अभी हाल ही में किसने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आंसर होगा क्लो मैककार्डेल। तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं ये क्लो मैककार्डेल और इन्होंने अपना 35वां सफर करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो नाम याद रखना, क्या नाम है, क्लो मैककार्डेल। बाकी मेडलिन स्वीगल ये अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बनी थी। एलिशा न्यूमैन ये इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। और जीना अकर अभी लेबनान में पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। फिर अभी किसे मेघालय का गवर्नर बनाया गया है, तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक को। आप जानते हो ये अभी तक गोवा के गवर्नर थे, लेकिन अभी जो मेघालय के आपके गवर्नर थे कौन, तथागत रॉय, वो रिटायर्ड हो गए, तो अब सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर बना दिया गया। अच्छा, फिर के राज्यपाल कौन बने, तो कोई नहीं बने, तो जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे ना भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है, ये भी याद रखना। बाकी द्रौपदी मुर्मू ये तो झारखंड की गवर्नर है, कलराज मिश्र ये आपके राजस्थान के हैं और आनंदीबेन पटेल ये भी न्यूज में था प्रश्न, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी दास टंडन का निधन हो गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर अभी पंडित जसराज का निधन हो गया, ये क्या थे, तो ये शास्त्रीय संगीत गायक थे पंडित जसराज, जिनका भी निधन हो गया। ये मेवाती घराने से संबंधित थे। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था 1930 में और काफ़ी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं इनको, जैसे कि पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिल गया इनको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। फिर हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन सा भारतीय शहर रहा, तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी नाइट फ्रैंक ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 को जारी किया, जिसमें मुंबई और दिल्ली को हरा करके बेंगलुरु भारत में सबसे तेजी से बढ़ता विलासिता आवासीय बाजार यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट बन गया है बेंगलुरु। और वर्ल्ड में ये 26 नंबर पे है, दिल्ली 27 पे है और मुंबई 32 पे है। टॉप पे कौन है, टॉप पे फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और भारत में टॉप पे बेंगलुरु है जो कि विश्व में 26वें नंबर पे है। फिर अभी स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ये ओकले, जिसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा आपको याद होगा कुछ समय पहले स्पेन का एक फुटबॉल लीग है ला लीगा, उसने भारत में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL फाइनेंस, उसने भी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी हरभजन सिंह अभी ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत ये JSW स्टील के बने थे और JSW सीमेंट के बने थे सौरव गांगुली सुनील छेत्री के साथ मिलके। फिर अभी विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को ही मनाया जाता है इसको, और ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण रहा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। और ह्यूमन से आप कोरिलेट कर सकते हो, एक ह्यूमन राइट डे भी होता है, 10 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। वैसे 19 अगस्त को हम एक और डे मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये भी याद रखो। फिर है हाल ही में जारी ARIAA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में वित्त पोषण तकनीकी संस्थानों की कैटेगरी में टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा, तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो अभी इस रैंकिंग को हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर के इसको जारी किया। तो इसमें वित्त पोषण तकनीकी संस्थानों की कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा, सेकंड पे IIT बॉम्बे रहा और थर्ड पे IIT दिल्ली। और इसमें पहली बार महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की एक स्पेशल कैटेगरी भी शुरू की गई है, जिसमें टॉप पे रहा है
अविना शिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। आईआईटी मद्रास से आप और क्या याद रख सकते हो? अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है। और कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। और इसने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी बनाया है जिसको बोला जाता है मेडिकैब। बाकी और भी आईआईटीज का मैं आपको रिवीजन करा दूं क्या? चलो करा देते हैं। आईआईटी कानपुर अभी स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स को डेवलप किया, शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया और एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया। आईआईटी बॉम्बे ने अभी ध्रुव चिप बनाया था, क्वारंटाइन एप्लीकेशन को डेवलप किया और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक बनाया। बाकी आईआईटी दिल्ली अभी विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को तैयार किया जिसका नाम है कोरोश्योर। कोपाल 19 एप्लीकेशन को भी बनाया और प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी तैयार किया था और एक रीयूजेबल मास्क तैयार किया था जिसका नाम क्या रखा था, एन सेफ। तो ये सब आईआईटीज अभी आपके न्यूज में रहे थे, कई बार मैं आपको रिवीजन करा चुका हूँ। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे हमारा तो याद रखना। ये पढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में माली के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? इब्राहिम बाउबकर कीता। बाकी हसन दियाब अभी लेबनान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और लाजरस चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बने थे। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला मलावी के नए राष्ट्रपति बने लाजरस चकवेरा। प्रश्न में हम पढ़ रहे हैं माली, तो माली और मलावी इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आप ध्यान रखना। मलावी एक साउथ अफ्रीकन देश है और जो माली है वो वेस्ट अफ्रीकन देश है। बाकी मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के अभी नए राष्ट्रपति बने थे और गुयाना के ही अभी नए प्रधानमंत्री भी बने थे। बता सकते हो कौन? मार्क एंथनी फिलिप्स। अच्छा, माली की बात कर लें, कैपिटल बमाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फिर है अभी रसेल किर्श का निधन हो गया। ये क्या थे? ये वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये रसेल किर्श, जिनका भी निधन हो गया। इन्होंने अपने बेटे की 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। फिर एक किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक ने। तो इसमें यूजर किसी भी फिनो ब्रांच या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट या OTP के जरिए लेन देन कर पाएंगे। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले फिनो पेमेंट बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य सेविंग अकाउंट को शुरू किया था। बाकी अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में था, इसने DG जेन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था DG जेन के नाम से। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया था? अभी MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया था। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी, मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर। अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार चौहान और ऋषि गुप्ता MD CEO हैं। फिर एक किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह की पहली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जैसे इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने ले लिया, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को इसे गिफ्ट कर पाओगे, आप किसी को भी इसे गिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो आपका रिश्तेदार ही हो। तो ये शगुन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करती है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया था। ICICI इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी और करूर वैश्य बैंक के अभी MD CEO बने थे रमेश बाबू। अच्छा, SBI जनरल इंश्योरेंस से एक पॉइंट आप और याद रख लो, इसके MD CEO बने थे अभी PC कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल। और अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में कि SBI कार्ड के MD CEO कौन बने थे, तो फिर आप आंसर करना अश्विनी कुमार तिवारी। ध्यान से सुनो, मैंने कहा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे PC कांडपाल और SBI कार्ड के MD CEO बने थे अश्विनी कुमार तिवारी। तो अंतर याद रखना। फिर DBS बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रशांत जोशी।
तो अभी डीबीएस बैंक इंडिया ने प्रशांत जोशी को मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में नियुक्त किया है। ये तो प्रशांत जोशी हैं। अच्छा, प्रशांत कुमार कौन है? ये नाम भी अभी न्यूज में आपने पढ़ा होगा। यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे इसी साल। शशिधर जगदीशन का नाम भी याद रखो, एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे। ये जो डीबीएस बैंक है, इसमें डीबीएस का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में ही है। फिर अभी उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया जाएगा? तो आंसर होगा मंडुवाडी रेलवे स्टेशन। तो एक्चुअली अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने को मंजूरी दे दी है। और रेलवे स्टेशनों से आपको याद होगा, पहले ही उत्तर प्रदेश में 2017 की बात है, ये मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करा गया था। और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया था बदल के? प्रयागराज रेलवे स्टेशन। और अब मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। और नाम चेंज से आपको याद होगा, अभी पीछे ही हमने पढ़ा है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल जी के नाम पे रखा जाएगा। अच्छा, मान लो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मंत्रालय है जो जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति देता है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह। फिर एक किसे स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गणेश विलास लेंगरे को। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये गणेश विलास लेंगरे, जिनको अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। तो लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश लेंगरे को स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बाकी रतन लाल इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था। और सुदर्शन साहू धर्म पद पुरस्कार जीता। फिर अभी किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख नाम से 2 ई सुविधाएं लॉन्च की है? तो आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम से जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल को लॉन्च किया। और इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख ई न्यूज लेटर भी शुरू किया है। तो ये जो पोर्टल है, ये अपनी तरह का पहला है जो भारत में जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी देता है। जबकि आलेख न्यूज़लेटर ये आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जो अलग अलग हितधारक काम कर रहे हैं उनके कार्यों का प्रदर्शन करेगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारत सरकार ने आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव, एक पहल की भी शुरुआत की थी गोल नाम से, फेसबुक के साथ मिलकर के। यहाँ पे गोल का मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी। ये तीरंदाजी एसोसिएशन यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, बता दो फिर मुझे, आदिवासी दिवस ट्राइबल डे कब मनाया था अभी अपन ने? याद रखना 9 अगस्त को। और जनजातीय मंत्रालय से आपको याद होगा अभी इस मंत्रालय ने स्कोच गोल्ड अवार्ड भी जीता था। तो ये भी आप याद रखो। फिर है आपको उस पहले पड़ोसी देश के बारे में बताना है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। तो कौन सा है वो? तो आंसर होगा मालदीव। तो मालदीव पहला पड़ोसी देश बन गया है जिसके साथ भारत एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाओं को संचालित कर रहा है। एयर बबल के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो सिंपल सा याद रखो। अभी देखो, कोरोना के कारण अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई थी। तो इस एयर बबल समझौते के तहत कुछ नियमों का पालन करते हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए 2 देश आपस में विमान सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अब मालदीव में हवाई यात्रा कर सकते हैं। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? पीपल्स मजलिस। फिर एक किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? किस नाम से? LVB DG Go के नाम से। तो आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक ने। यहाँ पे LVB मतलब ही लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। तो अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल इनिशिएटिव LVB DG Go को लॉन्च किया है। तो इससे लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में मिलेगा और इसके एमडी सीईओ हैं सुब्रमण्यम सुंदर। बाकी इंडसइंड बैंक अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया इसने, और एचडीएफसी ने अभी किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। फिर ये सद्भावना दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को ही राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76वीं यानी कि 76th जयंती मनाई गई है। इसके अलावा 20 अगस्त को याद रखो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसे भी 20 अगस्त को इसीलिए मनाते हैं, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती को ही इसे मनाया जाता है। और 20 अगस्त को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, तो उन्होंने 1897 में खोज की थी कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है, और उसी की याद में ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। तो 20 अगस्त से ये 3 डे याद रखना। कौन कौन से? सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। फिर हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, तो आंसर होगा इंदौर ने। तो इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। पहले नंबर पे तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया, दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र से नवी मुंबई है। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो देखो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 100 से अधिक शहरों वाले किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता, तो फिर आंसर क्या करोगे? छत्तीसगढ़। और इसका उल्टा अगर पूछ लिया जाए कि 100 से कम शहरों वाले राज्यों में टॉप पे कौन रहा, तो झारखंड आंसर कर देना। समझ में आ रहा है प्रश्न? कि 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में टॉप पे रहा, टॉप पे मतलब सबसे स्वच्छ रहा, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और 100 से कम शहरों वालों में टॉप पे रहा झारखंड। उसके अलावा एक और प्रश्न बन सकता है, गंगा के किनारे बसे शहरों में टॉप पे कौन रहा, तो आंसर होगा वाराणसी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसका एक वीडियो बना दूंगा मैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा उस लिंक को। 8-10 मिनट का वो वीडियो होगा, और उस वीडियो को जरूर देख लेना, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। और पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है? इसको भी लाइक शेयर कर देना, भूल जाते हो आप लोग, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। बढ़ते हैं आगे। फिर किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा को शुरू किया है, तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो इसमें क्या होगा, ग्राहकों के पास जो भी उनकी सिक्योरिटी, जो भी प्रतिभूतियां रखी हुई है, उसके एवज में उन्हें लोन मिल सकेगा। मतलब ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें गिरवी रख करके उन्हें लोन मिल सकेगा। यस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टाइज, और अभी इसने डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया था युवा पे नाम से। एक्सिस बैंक, अभी आप जानते हो, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA को लॉन्च किया था। फेम पे भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था टीनेजर्स के लिए, और HDFC ने अभी शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया था। फिर हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। इनके नाम में कोरोना है, क्या करें? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में पूरा नाम नहीं आया, शॉर्ट है, तो शॉर्ट भी याद रखना, लुइस रोडोल्फो डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये 54वें प्रेसिडेंट बने हैं इस देश के। बाकी गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसकी कैपिटल होती है सेंटो डोमिंगो, करेंसी है डोमिनिकन पेसो। फिर अभी हाल ही में डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप, इस बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा माइकल कोहेन ने। इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। बाकी अर्जुन सुब्रमण्यम, इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020। और मैरी जॉर्डन, इन्होंने मेलानिया ट्रंप के ऊपर बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और मैरी एल ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप की नीस हैं, भांजी हैं, और इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी थी टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन।
फिर किस राज्य सरकार ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु की सरकार ने। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबरते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं और बाद में दूसरी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। तो जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था या जिन्हें कोविड उपचार के दौरान सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, वे लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। इसके मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना? मयिलादुथुराई बना। और तमिलनाडु में एक मंदिर फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है ये पूछेंगे तो केरल में है। फिर है हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 57 नंबर पे है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सर्फ शार्क लिमिटेड, उसने ही डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को जारी किया है और उसके अनुसार भारत 57 नंबर पर है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे है स्वीडन। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें इंडिया की ओवरऑल रैंक तो 57 रही है, लेकिन जब मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था। उन्होंने कहा उन्होंने कहीं पढ़ा है कि जो भारत की रैंक रही है वो 79 है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि 57 है या 79 है। तो यहाँ पे ये जो रैंकिंग है ये अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रख के बताई गई है। अलग अलग फैक्टर से मतलब हो गया जैसे कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और ई गवर्नमेंट। तो इन सबको मिलाकर के जो भारत की ओवरऑल रैंकिंग आई है वो 57 है। और जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए थे इनमें तो भारत अलग अलग पोजीशन पे है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में भारत 90वें स्थान पर है। इंटरनेट क्वालिटी में भारत 78 नंबर पर है। ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत 79 नंबर पर है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में भारत 57 नंबर पर है और ई गवर्नमेंट के मामले में भारत 15वें स्थान पर है। तो इन सब फैक्टर को मिलाकर के एक ऑन एन एवरेज निकाला गया, यानी कि आप कह सकते हो ओवरऑल रैंक भारत की क्या है? 57 है। तो आपको ये याद रखना है। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान किस देश में है? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी कृषि मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है और उसमें बताया है कि दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले सबसे अधिक किसान भारत में आपको मिलेंगे, जबकि एरिया वाइज यानी कि ऑर्गेनिक खेती में क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे, एरिया वाइज बात करेंगे तो भारत 9वें स्थान पे आता है। और यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम, जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है। तो गाइज ये लीजिए, हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। अब जल्दी से जाइए, आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलिए और वहां पे इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। और वीडियो अगर पसंद आया है, इसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना, भूलना मत दोस्तों। थैंक यू गाइस।